नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। आज इंडिपेंडेंस डे के इस खास मौके पर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि एक रेसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एमएमए में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। हमारे साथ संग्राम सिंह जी हैं, जो कि एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणवी गानों में रोल भी किया है और हाल ही में उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है। थैंक यू अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी। तो सर, सबसे पहले आप जो हैं पहले इंडियन हैं जिन्होंने एमएमए में मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट में क्वालीफाई किया है। तो मतलब कैसी जर्नी रही और कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं एमएमए खेलने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट मेल रेसलर हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्पोर्ट्स तो है जो 18-20 साल के यंगस्टर है उनका, मगर हम भी खेल रहे हैं इस एज में, तो अच्छी बात है। अभी फिलहाल मैं बैंकॉक में हूँ, तो बैंकॉक का जी, और यहाँ का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है थाईलैंड में। तो एमएमए थाई इनका जो ट्रेनिंग है वो सीख रहा हूँ इनसे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये मानना ये है कि मैं जो भी अब चीज कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ढेर सारे मेरे युवा दोस्तों को इंस्पायर करेगा। तो करते रहो, जिंदगी का नाम वही है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते रहो। जी। और आज इंडिपेंडेंस डे है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। कैसा लग रहा है वहाँ, मतलब कैसा माहौल है इंडिपेंडेंस डे का? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको भी और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं इंडिया न्यूज के, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ही मानना ये है कि अंजलि जी, मैं एक बात सोचता हूँ हमेशा कि मेरे हर काम में कंट्री फर्स्ट होता है। मैं कोई भी काम करता हूँ जिसमें समाज का देश का भला नहीं होता ना, तो वो काम करता नहीं, मैं रहने देता हूँ। तो मैं एक बात सोचता हूँ हमेशा कि भैया, मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। कि इसीलिए अभी हमने सुबह 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 हम घूम के आए, देख के आए, अभी हम जा रहे हैं शाम को कुछ जरूरतमंद को यहाँ पे खाना खिलाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग मेरा 5-6 घंटे ऐसे होता है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूँ, फिर उसके बाद वो करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि मुझे ढेर सारे इंडियन कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि इंडिया वाले तो कहीं भी जाए स्टार हैं। तो जी। किसी भी कंट्री में जाए तो हमें मिल जाते हैं। तो एक एक बाहर जब देखते हो तो एक और थोड़ा अपनापन आता है उन सबको देख के। तो बाकी हमने क्या किया कि जहाँ पे मैं जिस ये अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, एक एक अपार्टमेंट में मेरा कोच है, फिजियो अलग रह रहे हैं। तो इस अपार्टमेंट के बाहर हमने तिरंगा झंडा लगवा दिया था सुबह सुबह। वो बोले कि जी। क्या, मैंने कहा आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो हमने भी अपना नॉर्मल सेलिब्रेट किया सुबह सुबह, और फिर प्रैक्टिस पे गए। अब ये आए तो मतलब नॉर्मल है कि देखो, सही मायने में तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज, क्योंकि आज के दिन हमें आजादी मिली थी और जी। 78 ईयर्स हो गए हमें। तो वन ऑफ द बेस्ट डे है आज इंडिया के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो ये मेरे लिए भी उतना ही खास है जितना हम आपके लिए खास है और जितना सारे भारतीयों के लिए खास है। जी, जैसे कि आप भी एक रेसलर हैं और अभी हाल ही में विनेश के साथ जो हुआ, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि विपक्ष का ये भी कहना है इसमें कि उनके साथ जो है राजनीति हुई। आपको क्या लगता है ये 100 ग्राम का जो खेल हुआ उनके साथ, तो क्या ये सच में राजनीति थी? और अगर एक रेसलर जो है ओलंपिक में जाए या कोई वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाए किसी भी उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो अपने वेट का मैनेजमेंट कैसे करे? कैसे ध्यान रखे खुद का? जो ऐसी कंडीशन कभी ना हो। देखिए अंजलि जी, जो कह रहे राजनीति हुई, उनको पता नहीं वो राजनीति तो कर रहे हैं। राजनीति हो क्यों, वहां पे कौन राजनीति करेगा जब आप एक जी, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं। तो ये सब जी, ये कहने वाली बात है, ये फालतू की बात है, कोई राजनीति कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, एक ओलंपिक का रूल होता है, अगर आपका वेट 10 ग्राम भी ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। पहले क्या होता था, जब हम पहले खेलते थे तो वेट एक दिन हो जाता था, फिर बॉक्सिंग की तरह 3 दिन मैच चलते रहते थे। फिर एक रूल ऐसा आया कि भैया एक दिन जूडो की तरह वेट होगा, सुबह फिर शाम तक कुश्तियां होती थी, फाइनल सेमीफाइनल सारी 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 बाउट एक दिन होती थी। मगर आजकल सब कुछ चेंज हो गया है। आजकल क्या है कि आप पहले दिन आपका वेट होगा तो आपको फाइनल के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच आपका हो जाएगा उतना। सेकंड डे फिर आपको वेट देना पड़ेगा, फिर आप ब्रॉन्ज के और फाइनल कुश्तियां खेलेंगे। तो वो थोड़ा सा था। विनेश ने बहुत अच्छा खेला, और नो डाउट मैंने विनेश को बहुत, जब हम एक्टिव थे तो ये सारे बजरंग, विनय, साक्षी और ये सारे बहुत एस्पायरिंग बच्चे थे तब ये आए तब। और विनेश ने जो वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बाकी जो खेला वो बहुत अच्छा है। एक एक इंसानियत के नाते
एक अपनापन के नाते तो उसको मेडल मिलना चाहिए, मगर एक रूल के हिसाब से वो विनेश का डिस्क्वालीफाई करना नॉर्मल था। वो मतलब वो कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई अन्याय किया, गलत किया। और रही बात वेट मैनेजमेंट की, तो ये जिम्मेदारी खिलाड़ी की और उसके जो स्टाफ है उनकी होती है कि भैया आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो आपको अपना वेट, अपनी सारी चीजें मैनेज करनी चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि एक बड़ा मौका है, उनकी एक बहुत बड़ा मौका है जो 4 साल में एक बार मिलता है। और अपने देश का एक मेडल, एक पदक हमने खो दिया। उस 100 ग्राम की बात नहीं है कि देखिए विनेश पहले 53 केजी में खेलती थी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 50 केजी में मतलब थोड़ा सा कम एडजस्ट था, मगर 53 केजी में विनेश का अंतिम ने क्वालिफाई किया और फिर ट्रायल हुई तो उनको वहां पे एक लड़की ने हरा लिया 53 केजी में इंडिया में। फिर फिर 50 केजी में उन्होंने ट्रायल दिया, 50 केजी में उन्होंने सबको हरा लिया, तो फिर वो वेट मेंटेन करना उसके लिए थोड़ा सा टफ था। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं कि भैया कैसे क्या करना चाहिए, मगर ये जिम्मेदारी उसकी एक टीम थी पूरी, जो OGQ एक है जो स्पॉन्सर करता है ओलंपिक गोल्ड के सबको, उसकी पूरी, उसके फिजियो थे, उसकी टीम थी, उसका सब कुछ था। तो ये वेट कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी और उसके स्टाफ की, कोच की है, उसका जो जो उसका डाइटिशियन है, जो पर्सनल उनकी है। इसमें देश क्या करेगा, इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया क्या करेगी, इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें विपक्ष क्या करेगा। कई कई विपक्ष वाले ये कह रहे थे, बच्चों जैसी बात कर रहे थे कि जी वो ये बोल देते कि उसको इंजरी हो गई तो फिर वो मेडल आ जाता। ऐसे कैसे मेडल आ जाता भैया, इंजरी हो गई तो फिर भी वेट देना पड़ता है। नहीं तो अगर आपने कुछ खाया तो डॉक्टर की एक टीम रहेगी, वो देखेगी कि वह क्या खाया, क्या वेट बढ़ा, क्या कुछ हुआ। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक पदक से हम चूक गए, और विनेश जिस हिसाब से खेल रही थी उस हिसाब से उसका गोल्ड मेडल आ जाता, क्योंकि उसने जापानी लड़की जो वर्ल्ड चैंपियन थी, जो आज तक हारी नहीं थी, उसको हराया, फिर क्यूबा वाली लड़की को हराया, फिर काफी वो किया। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो हम कोई मैराथन में स्टार्ट करते हैं, मैराथन में हम खूब अच्छे भागे, खूब हमने मेहनत की, मगर हमने फिनिशिंग लाइन कंप्लीट नहीं की ना, तो हमें मेडल नहीं मिलेगा, चाहे हमने कितना ही भागा, कितना ही कुछ किया। तो हमें फिनिशिंग लाइन हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाके मैराथन में हमें पदक मिलता है कि भैया इतने टाइम में मैंने निकाला। ओलंपिक का भी यही रूल है। आप 100 ग्राम की बात करते हैं, वहां पे अगर 10 ग्राम वेट ज्यादा है तो तब भी आपको खेलने नहीं देंगे, वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई, ना तो वो कोई ऐसा है कि भैया कोई हमारे देश के नेता हैं, या कोई ऐसा है कि किसी विदेश के नेता हैं। वो तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो पिछले कई सौ सालों से, यानी 1896 एथेंस में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तब से चल रहा है ये। तो इस चीज को कोई कहना कि राजनीति हुई है, कोई कहना ये सब हुआ, वो सब गलत बात है। हाँ, वो थोड़ा बैड लक था विनेश का, बैड लक था कंट्री का कि वो मेडल नहीं आ पाया, उनका वेट थोड़ा सही रहा। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सरकार ने तो बहुत सबको सपोर्ट किया है, जितने भी गए हैं। जी, विनेश ना सही, हाँ, नीरज चोपड़ा जो है हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आए हैं। तो उस पे आपका क्या विचार है, मतलब कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर नीरज गोल्ड लेके आता तो मुझे और अच्छा लगता, क्योंकि क्या था कि नीरज से अब हमारी जो उम्मीदें हैं ना वो स्वर्ण हाँ, पदक की हो गई गोल्डन है। बॉय हो गए हैं ना अब वो। हाँ तो मगर क्या होता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करना, मेडल जीतना बड़ी बात है, और हाँ कंटिन्यू जी। मेडल जीता है। तो हाँ, और और इंजरी जो भी थी उनको। जी इंजरी थी, तो मैं दुआ करूंगा कि आगे, जैसे वो लड़का था जो अरशद नदीम है पाकिस्तान का, वो तो ऐसे वो तो ऐसे खड़ा खड़ा फेंक रहा था, मतलब उसने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। 2 टाइम हाँ उसने जी। 90 टच किया। तो मैं भी हैरान था कि भाई यार नीरज को और मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस लड़के को हराना है तो। नहीं तो सिंपल उसमें वो लड़का, वो देखा ना, उसका उसका कोई इतना ज्यादा स्टांस नहीं था फेंकने का, जाने का हाँ नॉर्मल जी। था। हाँ तो जी। मैं भी उस चीज के लिए हैरान था, मगर नीरज को ढेर सारी शुभकामनाएं। नीरज नो डाउट, नीरज एक एलिट एलिट एथलीट है हमारी कंट्री का। जितने भी ओलंपिक में जाते हैं देखिए सभी एलिट एथलीट है, चाहे वो विनेश थी या दूसरे थे या तीसरे। कई हमारा बैड लग रहा है कि लड़की का जो निशा दैया का यहाँ पे चोट लग गई हाथ में, नहीं तो उसको अभी डेफिनेटली उसका ब्रोंज या सिल्वर मेडल डेफिनेटली आता, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड में से पक्का आता, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में वो आ रही है। अमन का ये रहा कि अमन जिससे सेमीफाइनल में आ रहा, अमन ने उसको हराया था और उसने गोल्ड मेडल जीता, तो अमन का ब्रोंज आया। तो क्या होता है कि कई बार खिलाड़ी की हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस हर महीने, हर दूसरे महीने चेंज हो जाती है कि भैया आप मेहनत करोगे। आपका खिलाड़ी के देखिए 2 भाग होता है कि एक मेंटली, एक फिजिकली। जी। वहां पे जाके मेंटली चलता है, फिजिकली पीछे रह जाता है भैया। आपकी क्या तैयारी थी, क्या डाइट थी, क्या कुछ था, जब आप मैट पे खड़े हो, रिंग में खड़े हो, मैदान में खड़े हो, तो अगर आपका मेंटली आप हो,
आप तरीके से आप हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। नीरज ने जब बड़ा अच्छा थ्रो फेंका, जब अरशद ने जब 90 से ऊपर फेंका, तो नीरज अपना अपना खुल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। नीरज वो उस क्रॉस कर रहे थे कि 90 क्रॉस हो, उससे क्रॉस हो आगे जाए, तो कहीं नीरज ने फाउल खेला। तो क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है, जब इतने बड़े खिलाड़ी हैं उन पे प्रेशर आ जाता है। मगर मेरा मानना ये है कि प्रेशर के बिना अपना बेस्ट देना चाहिए, फिर बाकी जो परमात्मा करे वो अच्छी बात है। जी। तो संग्राम ये जी तो चलता रहता जैसे है, देखो जी। संग्राम जी जैसे कि जब आपका जन्म हुआ तो आपको मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिसका आपको सामना करना पड़ा और फिर तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे। तो आप हमारे दर्शकों को मतलब अपनी उस जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने मतलब किन किन चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जी, मैं बताऊंगा अंजलि जी, मैं बचपन में बहुत नॉर्मल फैमिली से आया। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, गठियाबाज जिसे बोलते हैं। और बहुत एक हम्बल फैमिली से आया, बहुत मतलब जो परिवार था बहुत गरीब था, जरूरतमंद था। वहां से हमने शुरुआत की है। और फिर हर स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अभी जर्नी बताऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप आया। डॉक्टरों ने बोल दिया था ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बच्चा मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा। मेरी माँ ने हार नहीं मानी। नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, कुछ अच्छे डॉक्टर से, योगा से मैं ठीक हुआ। और फिर ये डिस्कवरी चैनल ने मेरी स्टोरी फीचर की थी, जहाँ पे ऋतिक रोशन जी मेरी लाइफ स्टोरी बता रहा था। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, जो खिलाड़ी भी हैं जो दूसरे भी है, कि भैया ये सफर है ना, सफर, खिलाड़ी बनना, पॉलिटिशियन बनना, जर्नलिज्म में आना, एंटरप्रेन्योर बनना, ब्यूरोक्रेट्स बनना, ये छोटी सी पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेंस है ना वो जिंदगी है। तो भैया हमें खुश कैसे रहना ये ठीक है। और ये जर्नी है ना, खाली बड़ा आदमी बनने की नहीं है, बड़ा इंसान बनने की नहीं है, ये इंसान बनने की भी है। आप आप चाहे आप हारो या जीतो, देखो खिलाड़ी हारेगा जीतेगा, तो आपको किसी पे दोष नहीं देना चाहिए। भैया अपना आत्ममंथन करना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब हम जिंदगी में वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जब हम अपना आत्ममंथन करते हैं ना तो हम जिंदगी में थोड़ा आगे चले जाते हैं। तो कहीं पे भी कोई कुछ हो, तो भैया ये सोचो, हार जीत लगी रहेगी, प्रोसेस का मजा लो। जिंदगी में क्या है कि सफलता है, सफलता ही तो भैया सिक्के दो पहलू हैं। जहां पे भी आप हो, जहां पे भी आप रहो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो और चलता रहे। खिलाड़ी बनना अच्छी बात है भैया, खिलाड़ी बने, आपने मेडल जीते, नहीं बने तो एक अच्छा इंसान बनो, समाज के लिए, देश के लिए, कि भैया उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में आप क्या सहयोग कर सकते हो। चाहे आप स्पोर्ट्स के माध्यम से करो, चाहे आप सोशल सेवा के माध्यम से करो, या आप जर्नलिज्म के माध्यम से करो, या आप पॉलिटिशियन के माध्यम से करो, या एंटरप्रेन्योर के माध्यम से करो। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई अ, जो बच्चे खेलते हैं, जो मेडल जीतते हैं, या कोई किसी फील्ड में आता है, बस आपकी सोच और आपके इरादे नेक होने चाहिए। जी, जैसे कि आप मतलब रेसलर भी रह चुके हैं, एक्टर भी और क्या बोलते हैं, तो आपने ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ख़्याल कैसे आया? जैसे कि आप बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो ख़्याल आपको कैसे आया जी। कि लोगों को मोटिवेट करना है? अरे अंजलि जी, हम तो कहते हैं ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं। और गांव में नहीं आता था, मदारी खेल दिखाता था, यहाँ से अनाज इकट्ठा कर लिया, वहां से अनाज इकट्ठा कर लिया, फिर उधर से कर लिया। तो आजकल जिंदगी वो हो गई है, जहाँ पे रोजी रोटी मिले, जहाँ पे मौका मिले, परमात्मा जहाँ पे लेके जाता है मुझे खुद नहीं पता रहता, मैं वो कर लेता हूँ। पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी होता था पढ़ाई में, कोई बहुत एवरेज, कि अगर 33% आ जाए तो मुझे ऐसा लगता था घर वाले पीटेंगे नहीं, भैया बहुत कर लिया। आजकल मैं IIT IIM हार्वर्ड जाता हूँ और वो उनको सिखाता हूँ भैया हाउ टू लिव लाइफ। लबासना जाता हूँ जो IAS IPS IRS उनको सिखाता हूँ। तो इसमें बैठ के सोचता हूँ क्या है कि देखो, जिंदगी में पढ़ाई को सीखने के बीच में नहीं आने देना चाहिए। अगर पढ़ाई को आप सीखने के बीच में आने दोगे ना तो फिर सीख नहीं पाओगे। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बोला था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कि आपको एक स्पोर्ट्स का चैप्टर होना चाहिए, एक वैल्यूज का चैप्टर होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है ना, बहुत खराब चल रहा है। अंग्रेज क्या करते थे, अब हम क्या सिखाते हैं स्कूलों में, त्रिकोण, समकोण, षटकोण। अरे भैया जो जिंदगी का दृष्टिकोण है वो तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। हाउ टू मैनेज जी, योर बिल्कुल। रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर मोरल वैल्यूज। तो भैया ये सब होना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, वो चेंज होगा, आएगा। और हम तो है ना, एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चे जो डिग्री लेके आते हैं ना, वो साक्षर होते हैं। साक्षर यानी पढ़ा लिखा, डिग्री लेके आया। और जो वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं ना, वो शिक्षित होते हैं। तो भैया हम तो पढ़े लिख के आए हैं, बहुत मार वार खा के, बहुत सारी चीजें देख के, मगर आज भी ये वैल्यूज हैं कि मेरे लिए
मेरे लिए रिक्शा चालक भी सेम है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी सेम है, मेरे लिए सब सेम है। कोई बड़ा इंसान खड़ा हुआ ना तो मैं उठ जाऊंगा, मैं उसके लिए कुर्सी छोड़ूंगा, मतलब एज में जो मेरे से बड़ा होगा। यानी बचपन में आप भी शरारती बच्चे थे क्या स्कूल में? जैसे आपने बोला कि आपने मार भी खाई है स्कूल में। जी जी, स्कूल में नहीं, मैं घर घर पे देखो, घर वाले पीटते थे, फिर पड़ोसी पीटते थे, फिर स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। और हमें आज तक ये अच्छा। नहीं पता कि भैया कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, बाकी चीज क्या है। और फेल हो जाते थे ना, पता क्या करते थे? फेल हो जाते थे, किसी दूसरे का रोल नंबर देख के लिख देते थे। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाता आता था ना, उस दिन बड़ी धुलाई होती थी, मतलब क्योंकि भाई जो पहले 10वीं 12वीं इनमें सब में वो होता था, एक बोर्ड का एग्जाम होता था 8वीं 10वीं 12वीं। तो फिर 3 दिन बाद घर वालों को पता चलता था ये नहीं था, दूसरा पास हुआ है। तो फिर क्या होता था कि उसमें थोड़ा सा कम थोड़ी सी मार पड़ती थी। तो हम वहां से आए हैं, बस जिंदगी को एंजॉय बहुत किया है, वो बहुत सीखा है। देखो, पढ़ाई से आप इतना नहीं सीख पाओगे। मैं एक बात मैंने फिर बोली, वो बात ध्यान रखना, कभी भी सीखने के बीच में पढ़ाई को मत आने दो। पढ़ाई से ठीक है भैया, आप इंग्लिश बोल लोगे, आप हिंदी बोल लोगे, आपकी डिग्री हो गई, आपको कपड़े पहनने का ढंग आ जाएगा, मगर जो आपको जिंदगी जीने का ढंग है ना, वो आपको वैल्यूज सिखाएंगे। और वो भारतीय वैल्यू है ना, जो हमारी संस्कृति है, उससे मजबूत संस्कृति कहीं नहीं है। आप विदेश में, मुझे बहुत मौका मिलता है, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करता हूँ। अब दिक्कत पता है क्या? बाहर वाले तो हमारी कॉपी कर रहे हैं और हम बाहर वालों की कॉपी कर रहे हैं। जी, आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए। जी अभी मैं हाल ही अभी में आपने किसी बड़े डायरेक्टर के साथ जो है फिल्म भी कंप्लीट की है, उसके बारे में भी बताइए। जी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। मैंने एक रिनाउंड डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कंप्लीट की है, जो आएगी, किसी की बायोपिक है। दूसरा, कल मेरे गाना मेरा लॉन्च हो रहा है, जिसका फर्स्ट लुक कल आएगा। 23 तारीख को मेरा गाना आ रहा है, जो आप देखना, आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा, इंस्पायर करेगा। और तो और भी कई चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें। तो मेरा हरियाणवी मानना गाना? ये है कि आजकल ट्रेंडिंग में तो हरियाणवी वैसे ज्यादा है। वैसे हमने हरियाणवी किए हैं, बाकी मैं हिंदी भी करने जा रहा हूँ ढेर सारे। तो ये जो अच्छा। गाना रिलीज होगा तो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए आपको। जैसे कि आप बिग बॉस का भी हिस्सा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिग बॉस जो है स्क्रिप्टेड होता है, तो वहां आपकी जर्नी कैसी रही? आपको सच में सफर करना पड़ा या फिर ठीक ठाक था? देखिए, मैं सच बताऊं कि जब मैं बिग बॉस में गया ना, तो तब मुझे पता नहीं था बिग बॉस क्या होता है। अच्छा। क्योंकि मैंने घर खरीदा था, ये बोले भी इतने पैसे दे देंगे, मैंने सोचा चलो भैया ईएमआई वगैरह जो बैंक की उतर जाएगी, चला गया मैं। फिर मैं जी। उसका फाइनलिस्ट रहा, बिग बॉस का फाइनलिस्ट रहा। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अंदर कोई स्क्रिप्टेड है या कुछ है। वो अंदर ढेर सारे जो जो शहरी होते हैं, वो सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे ज्यादा दिखेंगे, रोमांस करेंगे ज्यादा दिखेंगे। फिर वो बाहर आके, तो जब हमारे टाइम पे फिर भी डिग्निटी होती थी शो की, थोड़े से सेलिब्रिटी आते थे, डिफरेंट डिफरेंट उससे होता था। आजकल के जो नए बच्चे सोशल मीडिया वाले हैं, वो तो बहुत उत्पात मचाते हैं। दूसरा क्या है जी। कि मैंने मैं बिग बॉस का फाइनलिस्ट जरूर रहा, मगर आज तक मैंने अपना बिग बॉस नहीं देखा। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं उस शो के लिए बना नहीं हूँ, मतलब समझे ना, मतलब वो शो जी। ठीक है कर। अब मुझे मौका मिलेगा जाने का, मैं मना कर दूंगा, मैं जाता नहीं कि भैया नहीं, अब नहीं। मतलब एक दिन के लिए आप चले जाओ, गेस्ट बन के चले जाओ, नॉर्मली चले जाओ, ठीक है। बाकी बिग बॉस अच्छा शो था बहुत। वहां पे बहुत मैंने मस्ती की सलमान जी के साथ में, जो ढेर सारे कंटेस्टेंट थे उनके साथ में। और मैं बहुत देसी था उस टाइम, मुझे पता नहीं होता था कि भैया क्या कपड़ा होता है, क्या जूते होते हैं, क्या बेल्ट होती है। जिस बेल्ट पे जी लिखा है, एच लिखा है, मुझे वहां पर जाके पता चला था कि ये 50 60 70 हजार की बेल्ट आती है, 2 लाख रुपया शर्ट आता है। मैं तो 20 रुपए की निकर, 30 रुपए बनियान ले गया था, अखाड़े के बाहर एक रेडी लगती थी वहां से, तो मैं वो पहन रहा था। वो सारे कुछ पहनते थे। तो क्या होता है कि मेरा ही मानना ये है कि आप जहां पे भी जाओ, आप अपने कल्चर पे, अपने तरीके पे, अपनी इंसानियत पे प्राउड फील करो। किसी को देख के अगर आप वो उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया यू आर डूइंग डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपने टैलेंट की, अपने आप की वो कर रहे हैं। मैं बहुत देसी हूँ, मगर मैं अपने आप ग्रूम करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं मुझे मौका मिलता है, कई सुपरस्टार हैं वो मेरे दोस्त हैं, या पॉलिटिशियन से मिलने का, या बाहर जाने का, मैं बिल्कुल सेम रहता हूँ कि भैया ठीक है, इज्जत दो सबको। वो हमारी तहजीब है, हमारे संस्कार हैं, जहां से हम आए हैं, हमें सबको इज्जत देंगे। और बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, या बड़ी पोस्ट पे, या पैसा है। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलके आप छोटा फील ना करो, वो बड़ा इंसान होता है। तो इसीलिए इस जिंदगी में मैं जो कह रहा था कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात
जी। तो जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिलोसोफर हैं, तो घर में भी आपकी चलती है या घर का बिग बॉस कोई और है? भैया घर पायल जी में के तो सामने भी आप ऐसे ही? देखो क्या था कि पायल जी तो पायल जी हैं, हम 13-14 साल से साथ में हैं। तो क्या होता है कि पायल जी का जो सोचने का नजरिया वो अलग है। देखो सब जी, अलग है, गलत कोई नहीं है। जी, तो पहले घर में थोड़ा सा रहता था, अब हमने एक डिसाइड कर रखा कि भाई प्रोफेशनली बात काम के बारे में हम दोनों डिस्कस तब करेंगे जब जरूरत होगी एक दूसरे को। आप अपना स्पेस एंजॉय करो, मैं अपना स्पेस एंजॉय करूंगा। तो क्या है कि पायल जी उनके हिसाब से सही है। वो सोचते हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल डम हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ जितना ज्यादा पता है नहीं। वो सोचते हैं कि भैया उनको ठीक है, मैं खुद सोचता हूँ कि भाई ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा पता है, पायल जी को थोड़ा कम पता है। तो क्या होता है कि लाइफ वही है, हम दोनों अपोजिट है। जैसे मैं नॉर्थ हूँ तो साउथ है। तो अच्छा, मगर यही कारण है कि हम साथ में हैं। तो वे घर में क्या होता है कि मैं घर के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं वहां पे कुछ ना ज्यादा बोलता। जो जो काम करने वाले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, वो घर को तो पायल जी मैनेज करते हैं कि भैया उनको क्या करना है, क्या खाना बनेगा, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी बात ये अच्छी है कि मैं 20-22 दिन यात्रा करता रहता हूँ, तो 8-10 दिन मिलता हूँ। बाकी वो भी बहुत वन ऑफ द मतलब इंस्पायरिंग है। पायल ने ये अपना नया बिज़नेस शुरू किया है, तो क्या है वो बिज़नेस और आप उसमें सपोर्ट करते हैं या नहीं? इस बारे में भी बताइए। नहीं, पायल जी ने 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। एक तो खाने हाँ का जी, है, हेल्दी असल घर जैसा खाना, दूसरा फिटनेस का है। और उन दोनों का जी। चेहरा मैं ही हूँ। उन दोनों का चेहरा मैं ही हूँ कि भैया क्या बात है कि फिर मैंने बोला देखो भैया मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं तो सबको खिला दूँगा। बाकी वो बहुत मेहनती हैं, मगर मेहनती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब जैसे उनकी 100 स्पीड है ना, मेरी 1 स्पीड है। मैं बहुत आराम से काम करता हूँ, वो बहुत फास्ट काम करते हैं। तो जो जितने अपनी सोसाइटी में जितने भी इंसान होते हैं ना उनकी, क्योंकि पायल जी बहुत प्रोफेशनल है। और अपने यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, दिल्ली में तो 1% प्रोफेशनल इंसान है। मुंबई में तो फिर भी चलो 50-50 है, प्रोफेशनल बहुत जी। है। तो क्या है कि वो उन्होंने स्टार्ट किया, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे स्टॉल से स्टार्ट किया, बच्चों के साथ स्टॉल लगवाई बच्चों की। फिर वहां से आगे आगे फिर क्लाउड किचन पे आगे बढ़े। तो आगे जाके वो हेल्थ कैफेज खोलेंगे, क्लाउड किचन बड़ा बनाएंगे बाहर, और काफी चीजें करेंगे। तो उन्होंने घर जैसा खाना, यानी प्रोसेस वही है कि वही अच्छा खाना दो, हेल्दी खाना दो, बढ़िया खाना दो। तो ये उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, और मैं जितना मेरे से होता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप और पायल काफ़ी टाइम से साथ हैं, तो जैसे आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं, वो मतलब कुछ टाइम ही चल पाते हैं, साल, 2 साल के बाद खत्म। आपने मतलब ये कैसे इतना लंबा साथ कैसे तय किया और क्या सलाह देना चाहेंगे कि रिलेशनशिप में अगर मुसीबत आए, तो कैसे लोग मैनेज करके अपने रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़े? तो भैया मैं जो आजकल के युवा बच्चों को एक सलाह देना चाहूंगा, पहले तो उन सबको कहना चाहूंगा कि क्या है कि जो जो बच्चे लव मैरिज करते हैं ना, जो बेटा जो दाल दाल में कंकर निकल रहे हैं ना, जो कंकर निकल रहे हैं दाल में, वही कंकर है जो आपने पानी में फेंके थे। अब साथ में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भैया कोई फूल, गुलाब का फूल देने से कोई महबूब नहीं होता। अगर गुलाब का फूल देने से कोई महबूब होता तो माली पूरे शहर का महबूब होता। मैं चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं, और फिर ये कर दूं और वो कर दूं, तो वो चीजें, एक सेकंड, अभी मैं ऑन हूं ना, कि मैं चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं, या ये कर दूं या वो कर दूं, वो चीजें ना थोड़ी सी वन ऑफ द डिफरेंट होती है। तो क्या होता है, अगर आपको रिलेशन में आना है तो एक दूसरे की केयर करो। आप चाहे 1000 लड़कों से शादी कर लो, 1000 लड़कियों से शादी कर लो, कहीं भी जाओ सब सेम ही है। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, तो भैया एक शादी बहुत है, वो जिंदगी भर नहीं बनेगी। मगर आजकल के बच्चों में पेशेंस कम है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, कि भैया उनको लगता है कि हम सफोकेटेड हो रहे हैं, हमारा ये सब, ऐसी बात नहीं है। जब आप रिलेशन में आते हो तो ये समझो कि नया जन्म होता है आपका। क्योंकि कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है जिसको आप आज तक ना ढंग से जानते थे, ना ढंग से पहचानते थे। आपकी ज़िंदगी जुड़ रही है, तो थोड़ा-सा कभी उसको गुस्सा आए तो आप शांत हो जाओ, कभी आपको आए वो शांत हो जाए, तो अंडरस्टैंडिंग करो और रिस्पेक्ट ईच अदर। प्यार देखो, प्यार-व्यार ये कुछ होता नहीं है अंजलि जी, मैं बताऊँ आपको। जब ज़िम्मेदारी पड़ती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। अगर आपकी जी, अंडरस्टैंडिंग है, आप रिस्पेक्ट करते हो एक-दूसरे के साथ, तो आपका रिलेशन चलेगा। अभी मैं देखता हूँ फ़िल्म वाले हैं वो फ़िल्म वाले नॉर्मली देखता हूँ, मेरे कई दोस्त भी हैं उनमें से।
कोई 10 साल के बाद डिवोर्स कर रहा है, कोई 20 साल के बाद डिवोर्स कर रहा है, कोई 1 महीने में डिवोर्स कर रहा है, कोई 12 दिन में डिवोर्स कर रहा है, कोई 15 दिन में डिवोर्स कर रहा है। ये है क्या भैया? ये तो कह रहा हूँ ना कि हम यूरोपियन कल्चर अपना रहे हैं, यूरोप वाले हमारा अपना रहे हैं। तो ये सब कहने की बात है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी से भी शादी कर लो ना, तो कोई परफेक्ट लड़का मिलेगा ना कोई परफेक्ट लड़की मिलेगी। और जिसमें है ना अवगुण नहीं होंगे उसमें गुण भी नहीं होगा, याद रखना। जी। जिसमें कमियां नहीं होंगी ना, तो उसमें अच्छाइयां भी नहीं होंगी। तो सब में अच्छाइयां, सब में कमियां हैं, तो साथ मिलके चलते रहो। तो मैं जैसे 14 कि साल आप हो गए। जी, जी। आप अपनी फ़िटनेस का ध्यान कैसे रखते हैं? और जैसे कि हर किसी की लाइफ़ में मतलब ऐसा मोमेंट आता है कि जो है कुछ स्ट्रेस होता है, तो आप उससे मतलब कैसे डील करते हैं और आप अपनी फ़िटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं? अच्छा, पहले मैं स्ट्रेस पे आ जाता हूँ अंजलि जी। देखो, ये सांस ले रहे हैं ना, ये सांस हमारे नहीं है, तो ये बाकी चीजें कहाँ हमारी हैं? बाहर की सुख दुख, पैसा, घोड़ा गाड़ी कहाँ हमारे हैं? तो कहाँ परेशान होना भैया। देखो, ये मुट्ठी बंद करके आते, मुट्ठी खोल के जाना है। वो कहते थे जी, ना कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना, इस दरा पे सब दरा रह जाना है। तो जी, हर चीज को याद रखो। आप मशीन नहीं हो। आप महानगरों में आ जाते हो, पहले पैसा कमाते हो, फिर ट्रैफिक में रहते हो, फिर बीमारी पे खर्च करते हो। भैया, ये जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना भी है। तो हर पल एंजॉय करो। जो फायदा होगा, नुकसान होगा, हो गया हो गया। वो आपसे ज्यादा थोड़ी है। एक जापानी कंपनी ने एक ह्यूमन बॉडी की, जो फिट ह्यूमन बॉडी, उसकी कीमत पता कितनी लगाई है? 320 करोड़, 322 करोड़ और 20 लाख रुपए। तो भैया, जब आपकी अपने पे ध्यान करो ना, वो कहते हैं ना कि स्पेंड योर लाइफ इन चेंज नॉट इन रिवेंज। तो भैया, अपनी लाइफ में खुद के दोस्त बन जाओ, खुद को चेंज करो, खुद के वो सब रहो। और दूसरी बात क्या है कि मैं घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, जैसे जो पायल जी ने मुझे देख के स्टार्ट किया है। और मैं प्योर जी, वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। दूसरा, मैं सबको कहना चाहूंगा, एक टिप्स देता हूँ कि भैया, हर रोज वर्कआउट करो, हर रोज पसीना निकालो, और खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना। आप ये रखोगे तो अच्छी बात। और ये जितने डॉक्टर हैं, जितने डाइटिशियन हैं, अच्छी बात है, सबकी रिस्पेक्ट करो, मगर याद रखना कि भैया, हर 2 घंटे में खाना नहीं खाना है। एक टाइम खाए वो योगी, 2 टाइम खाए वो भोगी, 3 टाइम खाए वो रोगी। जब भी खाओ अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, खुश रहो। और खुश होकर सूखी रोटी प्याज खाओगे ना, आपको सारे विटामिन प्रोटीन मिल गए। जी, तो ये मतलब उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ज जो लोग बोलते हैं कि जो है बॉडी जो है नॉन-वेज खाने से ही बनती है। आपने शाकाहारी होके इतनी अच्छी बॉडी बनाई है और जी, जी, अब बोलिए। खुद बताओ अंजलि जी, बताओ। जी, संसार का सबसे ताकतवर जानवर इंसान शाकाहारी है। घोड़ा सोएगा ना, खड़ा खड़ा सोएगा, घोड़ा बैठ के सो रहा तो समझ लो बीमार है। हाथी शाकाहारी है, हिरन शाकाहारी है। तो भाई, ये मांसाहारी तो जो, मैं ये वेज नॉन वेज की बहस ज्यादा मैं कहूंगा भाई, किसी किसी इंसान या किसी जानवर का या किसी उसका आप किसी को मांस खा के, किसी का खून हो करके आप कहाँ ताकतवर बनोगे? ताकत पता है क्या है? ताकत आपके दिमाग में है, ताकत आपकी सोच में है, ताकत आपके विचारों में है। और एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे जी, निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो शुद्ध शाकाहारी हो, ताकतवर बनना तो शाकाहारी रहो। और ये जी। कहते हैं ना कि मैं बाहर से मंगवाई पानी पियो, भैया हम तो तालाब का पानी पी के नहा के वहीं पे बड़े हुए हैं। हम तो ठीक है, आज तक हम तो कहीं जाते वाते नहीं है। जी, तो इसलिए थैंक यू। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जी, थैंक यू सो मच संग्राम सिंह जी। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक़्त हमें दिया और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और आप जो एमएमए के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप हमारे देश का थैंक यू। नाम रोशन करते रहें। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। आप सबको परमात्मा खुश रखे, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।